ये अलग बात है कि अपराधियों और नक्सलियों का वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन गांव का जो वर्चस्व की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है। 2 फेज का इलेक्शन, और वो इलेक्शन भी इस तरीके से जो प्रशासनिक तौर पे कहीं से भी खड़े नहीं उतर रहा है। आप बताइए ना, कहाँ शेखपुरा, कहाँ बेतिया, क्या एरिया डोमिनेंस आप करेंगे? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर सवालों के घेरे में है। उस नुकसान में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो एनडीए के अंदर का जो कोर वोटर है वो आपस में उलझ गए। तो और अल्पसंख्यकों में बिखराव की बात करें तो ना आप कटिहार में ओवैसी के माध्यम से बिखराव कर पाए, ना किशनगंज में कर पाए, वहां वो स्थिति बनी रही। पवन सिंह को लाके भले आप माफी मांग लिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने में आपको परेशानी होगी। नहीं भाई, अब 4 दिनों का वक्त आपको मिला है कि भाई आप जो कुछ भी करना है, अठबंधन गठबंधन, वो आप सीट कम से कम पब्लिक डोमेन में चीज आ जानी चाहिए। बड़ा गेम तो नहीं है, बिना फोर्स के चुनाव कैसे करेंगे? क्या मंशा है सरकार की? इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? कहीं मिली भगत तो नहीं है, कहीं कहीं और से रिमोट कंट्रोल तो नहीं हो जा रहा है कहीं? एक माहौल बनता था कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया तो इसका नुकसान दूसरी सीटों पर हो जाता था, और अब इससे भाजपा चाहती थी कि इसको कम चरणों में इसको निपटा दिया जाए, ताकि ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे राजद को, कांग्रेस को या फिर महागठबंधन को कोई फायदा हो। यूपी से जो सटे हुए बॉर्डर है उनको पहले चरणों में रख दिया गया है। गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, इनको पहले चरणों में रख दिया गया। और बीजेपी का वो प्रभाव वाला इलाका। बिल्कुल, आप इसे तेजस्वी का चमत्कार बोलिए या सारे लोग पीड़ित थे, किसी के घर में कोई मरा था तो किसी को कष्ट पहुंचा था, तो दिख रहा था कि तेजस्वी पॉजिटिव में है, प्लस में है। यह मेरा अंतिम चुनाव है, मिथिला का क्षेत्र था और पासा वहां से बदल जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव किसी से मिल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है, किसी भी जो ऐसे प्रत्याशी जो खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं उनसे मिलने के लिए इस तरीके का कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम किसी से मिलेंगे, किसी का टिकट कंफर्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, राज सिंहासन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम राज सिंहासन में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से 40 वर्ष बाद 2 चरण में चुनाव की आगाज की घोषणा इलेक्शन कमीशन की गई है, के द्वारा की गई है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि बड़े बड़े पंडित हैरान हैं। फेज जिस तरीके से फेज में बांटा गया है, अमूमन पहले होता था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार चुनाव एक फेज में होता था, दूसरे फेज में दियारा इलाके को प्रमुखता से दिया जाता, और तीसरे फेज में जो डेंस आबादी वाले, जहां जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा वाले इलाके में, उन इलाकों में वोटिंग होता था। लेकिन इस बार सारी मान्यताएं को इलेक्शन कमीशन ने तोड़ दिया है। एक तो तय है कि जो इलेक्शन कमीशन मान चुका है कि इस बार बूथ पर ऑल इज वेल रहेगा, पहले जैसे वर्चस्व को लेकर कोई बात नहीं रहेगी, ये इलेक्शन कमीशन मान लिया है। उनके इस कार्यक्रम से साफ दिख रहा है। लेकिन एक कुछ सवाल है। प्रशासनिक तौर पर बिहार के कई बड़े अधिकारी, पूर्व के अधिकारी, जिनको चुनाव कराने का लालू राज का भी अनुभव रहा है और नीतीश राज में भी चुनाव कराने का अनुभव रहा है, उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि इस तरीके से एक तरफ आपका फोर्स बेतिया में रहेगा तो दूसरी तरफ फोर्स आपका शेखपुरा में भी रहेगा और पटना में भी रहेगा, कितना भी बदल गया है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल खड़े करते रहे आज के दौर में भी। ये अलग बात है कि अपराधियों और नक्सलियों का वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन गांव का जो वर्चस्व की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है। ऐसे में 2 फेज का इलेक्शन, और वो इलेक्शन भी इस तरीके से जो प्रशासनिक तौर पे कहीं से भी खड़े नहीं उतर रहा है। मतलब प्रशासनिक तौर से मतलब फोर्स का डिप्लॉयमेंट, फोर्स का मूवमेंट, उस सबको खास नजर रखा जाता है इलेक्शन के दौरान कि हम एरिया डोमिनेंस हम कैसे करेंगे। वो सब कि एक तरफ चुनाव हो रहा है तो एरिया डोमिनेंस, तो चारों तरफ से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, एक बनता है, प्रभाव छोड़ता है वो एरिया डोमिनेंस का भी। कुछ आप बताइए ना, कहाँ शेखपुरा, कहाँ बेतिया, क्या एरिया डोमिनेंस आप करेंगे? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर सवालों के घेरे में है कि भाई ये इस तरीके से चुनाव कराने का मतलब क्या है। लेकिन दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरीके से चुनाव की तिथि निर्धारित करने वाला, जिलों का चयन करने वाला, सीटों का चयन करने वाला जो भी व्यक्ति रहा हो, इलेक्शन कमीशन की बूते की बात नहीं है, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। जो भी पॉलिटिकल
दिमाग वाले लोग रहे होंगे, वाकई में अगर आप उसको गौर करिए तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो एनडीए के अंदर का जो कोर वोटर है वो आपस में उलझ गए। उस उलझन की वजह से विधानसभा चुनाव में आमने सामने बात न बने। इस दोनों फेज पर अगर आप गौर करिएगा उसका प्रभाव दिखता हुआ स्पष्ट तरीके से आपको प्रभाव दिख जाएगा। आप देख लीजिए, शाहाबाद के इलाके में राजपूत और कुशवाहा में विवाद हुआ, औरंगाबाद भी हारे, काराकाट भी हारे, आरा भी हारे। अति पिछड़ा और महादलित के बीच विवाद हुआ तो आप जहानाबाद भी हारे, पाटलिपुत्रा भी हारे। बड़ी मुश्किल से जो है सो आप पटना जीत पाए। तो और अल्पसंख्यकों में बिखराव की बात करें तो ना आप कटिहार में ओवैसी के माध्यम से बिखराव कर पाए, ना किशनगंज में कर पाए, वहां वो स्थिति बनी रही। जब आप जिला वाइज उस चीज को देखेंगे तो एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है कि यादव कुशवाहा जो करीब आया है उसका लाभ उठाते हुए राजद ना दिखे। फर्स्ट फेज को गौर करिएगा तो शेखपुरा भी है, लेकिन आपको पटना ग्रामीण का इलाका, मतलब पटना जिला है, लेकिन उस तरीके का शाहाबाद का वो इलाका नहीं है, उससे आरा बचा गया, आरा का इलाका है। वो चीजें साफ दिख रही है कि किस तरीके से दिया गया है। अब जैसे मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी से लेके बेतिया तक चले जाइए, वहां राजपूत वर्सेस बनिया की लड़ाई थम गई लोकसभा चुनाव के कारण। विधानसभा में अगर ये स्थिति बनी रही तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से मगध के क्षेत्र में अति पिछड़ा और भूमियार के बीच आमने सामने हो गया तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। शाहाबाद, कैमूर और ये जो इलाका है पटना का इलाका, वहां अगर राजपूत और कुशवाहा एक जगह अगर विवाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में थना था अगर वो जारी रह गया तो फिर बात नहीं बनेगी। पवन सिंह को लाके भले आप माफी मांग लिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने में आपको परेशानी होगी। ये सारी चीजें हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में प्रशासनिक दृष्टिकोण का ख्याल कम रखा गया है, राजनीतिक दृष्टिकोण का ख्याल सबसे ज्यादा रखा गया है। तो इसका क्या मतलब है? और ये एक और बात भी है कि 4 दिन का गैप, मतलब आज और 10 तारीख से आचार संहिता, मतलब ठीक है आचार संहिता घोषित होगी, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया, छठ पर्व में लोग जो आएंगे वो वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, समय इतना दे दिए कि कोई रुकने वाला नहीं है। तो फिर बिहारी प्रवासी, बिहारी मजदूरों पर भी बीजेपी का भरोसा नहीं दिख रहा है। कई तरह के सवाल हैं। उन सवालों के लिए समझने के लिए हमारे साथ हमारे पटना के जांबाज रिपोर्टर आप कह सकते हैं बिरजू हमारे साथ आ रहे हैं। आइए बिरजू, आपका स्वागत है। इसको फील्ड में लगातार देखते हुएगा। बरगू बालम का खासम खास आदमी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका टेम्परामेंट क्या रहा होगा। और हमारे साथ शशांक है। शशांक मतलब गंभीर सवालों पर उसी गंभीरता के साथ हमारे साथ जब बातचीत होती है तो वो गंभीरता झलकता है। शुरुआत हम शशांक से करेंगे। शशांक, जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, जो पॉलिटिकल अगर बात हम करें, प्रशासनिक तौर पर बात बिरजू से करेंगे जी, पॉलिटिकली जो चीज दिख रही है जी, कि भाई आप फर्स्ट फेज में इलेक्शन पटना में भी करा रहे हैं, बेतिया में भी करा जी, रहे हैं, और जिस तरीके से आप इलेक्शन करा रहे हैं वो दिख रहा है कि फर्स्ट फेज में जैसे पिछले बार फर्स्ट फेज के इलेक्शन में ही दिखने लगा था कि तेजस्वी हवा में एकदम हवा बह रहा है। सेकंड फेज में बहुत मुश्किल से संभाल पाए, थर्ड फेज में मतलब सत्ता में रहते रहते तेजस्वी बच गए। तो ये बीजेपी इस बार जो 2 फेज में इलेक्शन कमीशन चुनाव ले रही है उसमें कोई हवा नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या लगता है, क्या है ये? देखिए, शुरू तो यहाँ से होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि एक चरण में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अगर पीछे जदयू चाहती, हाँ, जेडीयू भी चाहती थी, भाजपा भी चाहती थी। अगर पीछे जाए लोकसभा चुनाव में जो लंबे चरणों में चुनाव हुए उसमें ये पता चला कि एक माहौल बनता था कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया तो इसका नुकसान दूसरे सीटों पर हो जाता था। और अब इससे भाजपा चाहती थी कि इसको कम चरणों में इसको निपटा दिया जाए ताकि ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे राजद को, कांग्रेस को या फिर महागठबंधन को कोई फायदा हो। तेजस्वी यादव अभी सोच ही रहे थे कि 2 चरणों में होगा तो किन किन सीटों पर किस तरीके से चुनाव होगा। हालांकि ये भाजपा की जो सीटिंग गीटिंग इस तरीके से है कि जिन सीटों पर वो चाहते थे
उन सीटों को उन लोगों ने पहले चरणों में रखा है। जिन सीटों को वो चाहते थे कि दूसरे चरणों में रखे, अब सीमांचल क्षेत्र को दूसरे चरणों में रख दिया गया। यूपी से जो सटे हुए बॉर्डर है उनको पहले चरणों में रख दिया गया है। गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, सर इनको पहले चरणों में रख दिया गया। और बीजेपी का वो प्रभाव वाला इलाका है। बिल्कुल, ये बीजेपी का प्रभाव वाला इलाका है, तो इनको पहले चरणों में रखा, ताकि पहले ही माहौल ये बन जाए कि भाजपा का माहौल बन रहा है। और चुनाव के समय में ये देखा जाता है, वोटिंग के समय में खास करके, कि जिसके प्रति जितना माहौल रहता है सीटें ज्यादा उसी के पाले में जाती हैं। क्योंकि 2020 में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी नीतीश कुमार और मोदी जी को, बिल्कुल तेजस्वी को उस वेग को कैसे रोका जाए। और अभी नीतीश बीमार है, उस स्थिति में है नहीं, इसलिए एक क्योंकि देखो बड़ा चेहरा भी नहीं है जी। नालंदा जी नीतीश का गढ़, वहाँ चुनाव हो रहा है फर्स्ट फेज में। आप देखिए जो एनडीए का गढ़ इलाका माना जाता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज से लेके बेतिया तक, वो पहले चरण में है। दरभंगा पहले चरण में है। ये सारे इलाके हैं जहां एनडीए का गढ़, मतलब इस बार माहौल बनाने देने की कोशिश नहीं हुई। और देखिए बेतिया में पहले चरण है, पश्चिम चंपारण चले जाइए तो दूसरे चरण में डाल दिया गया। तो एक ऐसा माहौल सेट किया गया है जिसमें भाजपा और जेडीयू जहां लीड करते नजर आ रही है, उसको है कि पहले चरणों में डाल दिया जाए, ताकि एक माहौल हो। जैसे गांव में क्या होता है ना कि जब कोई वोट देकर आता है, कोई पूछता है कि क्या केकर हवा चलता, तो फलनवा के हवा चला था, तो उसमें क्या होता है कि वो भी जाके उसी को वोट दे आता है। 10 में कम से कम 8 व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो जाके उनको वोट दे देते हैं, हवा जिधर चलती है उस साइड में। और पहले चरण में अब ये तय हो गया कि हवा जिधर चलेगा, मतलब इतना लाभुक योजना देने के बावजूद भी, डर है खाते में देने के बावजूद भी बीजेपी और जदयू ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि ऐसा ना हो कि हवा अगर पहले में अगर फेल कर गए पिछले बार की तरह, तो फिर तो संभालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि न नीतीश उस स्थिति में है, न मोदी का वो करिश्मा अब रहा है, न मोदी का करिश्मा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिख गया है। आप 39 से सीधे 30 पर चले आए, नुकसान कितना हुआ ये लोकसभा चुनाव में दिख गया है। और इस बार ये भी है कि देखिए आज 4 बजे घोषणा होने वाली थी, आनन फानन में मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया, कि किसी तरह सौगात दिया गया। राजगीर स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया गया कि भैया किसी तरह दे दिया जाए, जनता को ये बताया जाए कि हमने किया है। नीतीश कुमार सबके खाते में 10,000 रुपए भेज दिए कि भैया आप दे दिए हैं, वोट तो दे दीजिए। इन सब के बावजूद भी एक डर है कि लोगों में जो ये बातें गई हैं कि अब इनसे कुछ नहीं होगा। 20 साल तक इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अब इनसे कुछ नहीं मतलब होगा। इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश है। जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, नीतीश के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है, मोदी का जो चमत्कार अब नहीं रहा, उसको रोकने की कोशिश। बिरजू, प्रशासनिक तौर पे अभी तक ये नहीं बताया गया है कि क्योंकि चुनाव में लोग घोषणा करते थे कि हर बूथ पर पारामिलिट्री की फोर्स रहेगा, देखते ही गोली मार देने का आदेश किया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन अपने पीसी में पारामिलिट्री फोर्स हर मतदान केंद्रों पर रहेगी, इसकी घोषणा उन्होंने नहीं। सबसे पहले कि हम लोग भय मुक्त अगर इलेक्शन का जिक्र करते हैं और कल्पना करते हैं, तो उसी पारामिलिट्री के भरोसे लोग को होता है कि भाई पारामिलिट्री मतलब कि निर्भीक रहे लोग, कोई डर भय नहीं है, इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से होगी। आज की तारीख में 2 चरण में चुनाव है, और सबसे अधिक की चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पूर्व अधिकारी हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनके अंदर इन बातों की चर्चा जरूर हो रही है कि भाई 2 चरण में आप फोर्स कहां से लाइएगा। आप कह रहे हैं कि 90,700 बूथ है, आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख फोर्स ही ऑफिशियल तौर पर 2.5 लाख फोर्स मतलब कि बूथ पर रहेंगे, तो 2.5 लाख फोर्स को आप कहाँ रखेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में, वही आप पटना के आसपास के इलाकों में भी कुछ क्षेत्रों में वोटिंग है, तो मैनेज कैसे कीजिएगा। तो इसीलिए लोगों के अंदर सवाल है, और कई प्रशासनिक अधिकारियों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर सवाल है कि भाई बिना पारामिलिट्री फोर्सेस के आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं। और जो आप आंकड़ा दे रहे हैं कि 8.5 लाख, जिसमें से 2.5 लाख फोर्स होंगे, तो फिर 2.5 लाख फोर्स कैसे मैनेज करेंगे। कई ऐसी बूथे होंगे जहां पे पैरामिलिट्री फोर्स होंगे ही नहीं, लोग इस बात की कल्पना कर नहीं होंगे। कई लोगों ने जो चुनाव को कवर किया है, जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, उनका मानना है कि कई ऐसे बूथ रहेंगे जहां पे नहीं पहुंच सकते फोर्स, कहां से लाइएगा, आपकी तैयारी वैसी नहीं है। इस बात को लेकर लोगों के अंदर है कि आखिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 2 चरण में कराना पड़ा। अगर करा रहे हैं तो फिर फोर्स क्यों नहीं आपके पास है। जबकि याद होगा, आप इलेक्शन कमीशन के कार्यक्रम में गए थे जब वो आए थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जदयू भी, बीजेपी भी और आजद भी, जदयू भी कह रहा था और बीजेपी भी कि हमारा जो दवा कुचला है, उसको वोट देने से दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आरजेडीओ कह रहा था कि हमारा वोटर को दिक्कत नहीं होना। मतलब दिक्कत वाली बात अभी भी बिहार में है। और ऐसे में 2 चरण में आप चुनाव करा रहे हैं। वो टेक्निकल मामला है जो लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ लोग हैं समझ रहे हैं कि भाई ये कोई बड़ा गेम तो नहीं है,
कि भाई बिना फोर्स के चुनाव कैसे करेंगे, क्या मंशा है सरकार की, इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है, कहीं मिली भगत तो नहीं है, कहीं कहीं और से रिमोट कंट्रोल तो नहीं हो जा रहा है, कहीं से होमवर्क तो नहीं दिया जा रहा है। कई तरह के सवाल लोगों के अंदर है। जो अधिकारी है जिन्होंने कई चुनाव को कराया है, वो इस बात को कह रहे हैं कि कुछ तो बात है, दाल में काला जरूर है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद हम दो और संवाददाता से बात करेंगे कि आखिर 4 दिनों का वक्त, गठबंधन में कुछ प्रॉब्लम है क्या हो रहा है जो अभी तक सीट अनाउंस को लेकर, या कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कोई अभी भी चर्चा, मतलब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है लेकिन चर्चा नहीं है कि महागठबंधन में कौन कौन कहां से लड़ रहे हैं, एनडीए में कौन कहां लड़। चिराग महोदय का अभी तक कोई पता नहीं दिख रहा है। जीतन राम मांझी अलग अलग तरीके से सुर में ट्वीट कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख की घोषणा की है, तारीख की घोषणा पहले से तय थी। सभी लोगों को पता था कि आज नहीं तो कल तारीख की घोषणा होनी ही है। तारीख की घोषणाएं भी हो गई, लेकिन गठबंधन को लेकर जो कह सकते हैं कि गांठ जो था ना, वो अभी तक नहीं खुला है। चिराग कहीं और हैं, जीतन राम मांझी को लेकर कुछ और बातें सामने आ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी असहज हैं। इसी तरीके से इधर मुकेश सहनी को लेकर कुछ कुछ बातें चल रही हैं। जदयू का क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज बैठक भी हुई तो उसमें कई बड़े नेता गायब थे, मतलब इंटेंशनली दिखाने की कोशिश हुई है। उस पर हम कभी किसी स्टोरी में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हम समझना चाहेंगे, ये चीज जो दिख रहा है गठबंधन को लेकर, कहाँ पेच फंसा हुआ है, ये घोषणा क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये चुनाव में जैसे ही अधिसूचना जारी होती थी ना, उसके कल होके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती थी। 4 दिन का वक्त दे दिया गया। सर सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने से पहले जो अमूमन सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाता था, वो अब तक ना तो एनडीए में हुआ है और ना ही इंडिया गठबंधन में हुआ है। तो 2 मिनट के लिए हम इंडिया गठबंधन को साइड करते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन अगर आप एनडीए की मान के चले तो बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास पासवान है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ये जो एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लगता है यही एक कारण है जिसके कारण आप बोले ना कि आज आचार संहिता लागू होता था और अगले दिन से नॉमिनेशन की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये 4 दिन इन दोनों दलों के साथ, यानी इंडिया गठबंधन के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि बैठिए, टेबल टॉक कीजिए और जो भी सीट को लेकर, मतलब इलेक्शन कमीशन इतना मौका दे रहा है कि भाई कल से नॉमिनेशन शुरू है। 2020 के इलेक्शन में नॉमिनेशन की समापन से एक दिन पहले कांग्रेस का कौन सा सीट दिया जाएगा उसका टॉस होता था। तो भाई अब 4 दिनों का वक्त आपको मिला है कि भाई आप जो कुछ भी करना है गठबंधन, वो आप सीट कम से कम पब्लिक डोमेन में चीज आ जानी चाहिए। लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्यों एनडीए में क्या समस्या है? सर एनडीए में समस्या है, जैसे हम पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि नीतीश कुमार अब पुराने वाले नीतीश नहीं रहे। जब हम 2005 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं या 20 की बात करते हैं, तो 20 में याद कर लीजिए कि 3 चरणों में चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो पहले चरण और दूसरे चरण में, चूंकि वो कोरोना पैंडेमिक बाद पहला इलेक्शन था, आप इसे तेजस्वी का चमत्कार बोलिए या सारे लोग पीड़ित थे, किसी के घर में कोई मरा था तो किसी को कष्ट पहुंचा था, तो दिख रहा था कि तेजस्वी पॉजिटिव में है, प्लस में है। लेकिन आपको याद होगा कि अंतिम चरण में जब नीतीश कुमार कहते हैं कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, मिथिला का क्षेत्र था और पासा वहां से बदल जाता है। तो ना तो नीतीश कुमार में अब वो पुरानी चमत्कारिक गुण है और मोदी जी का जलवा लोकसभा चुनाव में हमने देख लिया। अच्छा ये बताइए, आज जीतन राम मांझी कुछ ट्वीट किए, कुछ फेसबुक। जीतन राम मांझी का कहना है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि एनडीए के साथ कितने सीटों पर है। नहीं क्या लिखे क्या है जी? हम एनडीए के साथ हैं, बस इतना ही। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 5 सीट दे रही है बीजेपी तो भी साथ है, या कल जो गुस्सा, कल तो 20 सीट के बारे में दरभंगा में बात की जी, 20 सीट दीजिएगा सबका हम बिजली फ्री कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ कि जो खास करके जो छोटी पार्टियां हैं, चिराग, मुकेश सहनी, इन लोगों का तो भाई अभी भी तय नहीं है कि कहाँ से लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। आज आरजेडी का आरजेडी के दम तेजस्वी क्या, उन्होंने आज लाइव किया है कि भाई
बिहार बदलने का सुनहरा मौका आपको दिया है। ये महापर्व है। इस पर्व में, छठ पर्व के बाद इस पर्व में आप आइए, शिरकत कीजिए और नया बिहार बनाइए। वो उस तरीके की चीजें है। लालू आवास पर आप जाते हैं तो कुछ नया चेहरा, उत्साह दिखाने वाला दिखाई देता है कि वही पुराना चेहरा रहता है? नहीं नहीं, पुराने चेहरे जो हैं वो तो हैं, लेकिन नए चेहरे भी इस बार जो है काफी मैदान में दिख रहे हैं और लालू राबड़ी आवास के चक्कर लगाते रहते हैं। तेजस्वी यादव के एक नजर पड़ जाए तेजस्वी यादव का इस आस में, वो वहां आते रहते हैं। उनका मानना है कि अगर इस बार उनको चुनाव में मौका दिया जाए तो वो कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए नए चेहरे भी हैं जो दिख रहे हैं इस बार फील्ड में। तेजस्वी लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव किसी से मिल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है किसी भी जो ऐसे प्रत्याशी जो खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं उनसे मिलने के लिए इस तरीके का कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम किसी से मिलेंगे, किसी का टिकट कंफर्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव भले लोगों से मिल ले रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पूरी तौर पर किसी भी बड़े नेता से मिल रहे होंगे, लेकिन जो टिकटार्थी है उससे मिल नहीं रहे। लेकिन एक बात हमें बताओ कि माहौल कैसा रहता है लालू के आवास पे? पहले बार तो हम लोगों का अनुभव है कि भाई गांव गवार के हजारों आदमी पहुंच के जयकारा लगाता है किसी के विरोध में। जैसे कल ही हंगामा हुआ एक विधायक को लेकर। तो माहौल कैसा रहता है आरजेडी के, लालू जी के आवास का? लालू जी के आवास पर जो है दो तरीके के लोग आते हैं। नॉर्मली जो एक लोग हैं जो लालू जी को अपना मसीहा भगवान मानते हैं, तो वो लालू जी को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी आते हैं। शाम होता है लालू जी के आवास पर, उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो चुनाव के कारण आ रहे हैं, जो चुनाव नजदीक है इस कारण से वो लोग आ रहे हैं। और ऐसे में जो चुनावी जो लोग आ रहे हैं उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है खुद के टिकट के लिए आ रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ, भीड़ के साथ, दलबल के साथ आते हैं। और दूसरे हैं जो दूसरों का टिकट काटने के लिए आ रहे हैं। जैसे अच्छा, कल जो आप जिक्र किए, कल मसौढ़ी विधायक के टिकट काटने को लेकर के वहां पर काफी हंगामा हुआ। लालू आवास के सामने में जो है लोग नारे लगा रहे थे। जो भी नेता महागठबंधन के आ रहे थे उनके सामने में नारे लगा रहे थे कि रेखा देवी हटाओ, मसौढ़ी बचाओ, इस प्रकार का नारा वो लोग लगा रहे थे। तो ये जो है दो प्रकार के लोग लगातार अभी भी लालू आवास का चक्कर काट रहे हैं। चलिए, ये लालू आवास की चर्चा इसलिए जरूरी है कि वहां जब आप जाएंगे तब आपको बिहार समझ में आएगा। जदयू और बीजेपी में आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, 20-20 लाख, 50-50 करोड़ की गाड़ियों में चढ़ के लोग आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लालू आवास में अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि एक ही गाड़ी पर 4 आदमी, बोलोरो के जमाने के लोग वहां मिल जाएंगे। गांव के लोग पहुंचेंगे उसी तरीके से, धोती और कुर्ता में और गंजी पहन के पहुंच गए लालू के आवास पे। तो आज भी कुछ अलग तरीके की चीजें, गवई बिहार कैसा है उसको महसूस अगर करना हो तो लालू आवास पे आप 2 घंटे रुकिए। चुनाव का क्या माहौल है, लालू को लेकर, वो जो लालू को लोग देवता या भगवान की तरह जो लोग मानते हैं उनका श्रद्धा आज भी लालू को लेकर क्या है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम को अब खत्म करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अब लगातार हर दिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो मौजूदा राजनीति में जो मौजूद सवाल है, वो सवाल जो पर्दे के पीछे चल रहा है, वो सवाल जहां तक हमारी आपकी नजर नहीं जा रही है, हमारी कोशिश होगी कि ऐसे सवालों के जवाब के साथ हमारी आपकी नियमित मुलाकात हो। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।